हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, टीयूएलएलबी एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का पहला आर्टिकल जो है वो है रिगार्डिंग जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली। और इस पे हम आए उससे पहले अगर आप लोग क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, ड्यूएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हमारे काफ़ी सारे बैचेस हैं, मॉक टेस्ट्स हैं, आप जिनमें इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का। अगर आपको लगता है कुछ पूछने की ज़रूरत तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली। तो ये आर्टिकल क्या है, क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, चलिए फिर समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, काफ़ी दिन से हम न्यूज़ में चीज़ें कवर कर रहे थे। यहाँ पे एक नाम जो है वो काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी दिन से अभी चल रहा है, टीस्टा सेटलवाड के बारे में। हुआ क्या था, इनको बेल नहीं मिली थी, फिर इनको जो है इंटरिम बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो राइटर जो है ना इस आर्टिकल के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार इंटरिम बेल क्यों दी गई है, रेगुलर बेल क्यों नहीं दी गई है। पहले तो देखो, मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल और इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो रेगुलर बेल है, इट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, एनी कोर्ट विद इन द कंट्री, टू रिलीज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर अरेस्ट एंड केप्ट इन पुलिस कस्टडी, ठीक है। ऐसी बेल जो है वो सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू दी जाती है। मतलब नॉर्मल बेल जो मिलती है उसकी बात है यहाँ पे, ठीक है। इंटरिम बेल पे आऊंगा, उसी पे आ जाते हैं पहले, फिर पहले उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल देख लेते हैं, ठीक है। पहले एंटिसिपेटरी बेल देख लेते हैं। एंटिसिपेटरी बेल आप जैसे नाम से सुन रहे हो, एंटिसिपेट करना, आपको यहाँ पे एंटिसिपेट करना है कि सामने वाले बंदे को कल को केस फाइल हो सकता है सामने वाले बंदे पे, तो सामने वाला बंदा जो है उसके लिए बेल ले लेता है। तो ये होता है एंटिसिपेटरी बेल। ये पहले नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई है। सेक्शन 438 ऑफ हमारा जो सीआरपीसी है वो यहाँ पे डील करता है एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या है? इट इज अ बेल ग्रांटेड फॉर अ टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड बाय द कोर्ट टिल द एप्लीकेशन सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। मतलब ऐसी बेल, जब कोई रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल का केस कहीं पे पेंडिंग पड़ा हुआ है तो टाइम बीइंग के लिए उसको इंटरिम बेल दी गई है, जब तक वो वाली बेल नहीं मिल जाती है, ठीक है, या रिजेक्ट हो जाती है। इस तरीके की चीजें हैं। तो ये था बेसिक फंडा। अब इस आर्टिकल में क्या हुआ है, इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि चलो बहुत अच्छी बात है, उनको इंटरिम बेल दिया गया, लेकिन इतने समय से उनकी बेल पेंडिंग है, क्यों हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी वो यहाँ पे रेगुलर बेल नहीं दे पाई, वो रेगुलर बेल देना चाहिए था। तो इस तरीके की बात इस आर्टिकल के थ्रू कहने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा देर आर सम केसेस रिगार्डिंग बेल, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें एक रिसेंट वाला है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022। इसके अंदर ये कहा गया था कि अर्जिंग फॉर अ बेल एक्ट इन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पुलिस स्टेट्स आर कॉन्सेप्चुअली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई वाला केस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पेरिल्स ऑफ ब्रिकमैनशिप, इस आर्टिकल को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा मैप के थ्रू तैवान स्टेट क्या है ये समझाना चाहता हूँ। तो गाइज ये देखिए, आपका इधर ये चाइना है और ये है तैवान। इसके बीच में जो ये वाला जो रीजन होता है ना, इसे तैवान स्टेट कहा जाता है। अभी हो क्या रहा है कि चाइना ने यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट कर रखी है। ये हुआ क्यों है? क्योंकि यूएस की जो नैन्सी जी हैं वो गई थी तैवान विजिट करने। उसके बाद अभी क्या हुआ है, अभी देखो एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। चाइना का एक ड्रोन जो है ना वो तैवान की मिलिट्री के द्वारा सितंबर 1 को शूट डाउन कर दिया गया, ये कारण देते हुए कि एक अननोन जो ड्रोन है वो हमारी टेरिटरी में चल रहा था, इसके चलते हुए हमने इसको शूट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चाइना की मिलिट्री जो है और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है तैवान स्टेट के आसपास के रीजन में, जो कि तैवान के लिए भी अच्छा नहीं है, चाइना के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि चाइना तैवान की अगर युद्ध हो जाता है तो एक बात आप समझ लीजिए कि चाइना और तैवान पे पूरा विश्व जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तैवान तो बिगेस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर, और चाइना इटसेल्फ जो है अपने आप में एक बहुत पावरफुल नेशन है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं डिपेंडेंसी रहती है। तो यही एक छोटी सी एग्जांपल आप समझ लो कि आप जो है टीवी जितनी यूज़ कर रहे हो, जितने एलईडी पैनल्स यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कहने के लिए वो इंडिया ब्रांड हैं कि ठीक है। इवन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैं आपको एक सच्चाई या समझाता हूँ। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया लेंगे, ये लेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं यार, वो क्या कर रहे हैं कि चाइना से सामान उठा रहे हैं,
अपने यहाँ पे असेंबल करके आपको बेच दे रहे हैं और मेड इन इंडिया करके आपको हमको भ्रमित कर रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम है। जो सेमीकंडक्टर है, चिप इंडस्ट्री है, वो चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा सब डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर के लिए तो ताइवान पर डिपेंडेंट है सब। तो अभी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर। रिसेंटली जो है ताइवान मिलिट्री ने कुछ फोटोज शेयर करी हैं जिसमें यह आया है कि किस तरीके से ड्रोन जो हैं वो और ज़्यादा डिप्लॉय किए जा रहे हैं बीजिंग के द्वारा, चाइना के द्वारा इन ताइवान स्टेट, और ये सारी चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, अब इंडिया का क्या है, तो देखिए इंडिया ने तो शांति अभी इस पर मुद्दे पे बना रखी है, लेकिन ज़्यादा समय तक कोई भी कंट्री इससे दूर नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर ताइवान पे कुछ होता है तो ठीक है, ताइवान फाइट करेगा, लेकिन चाइना तो चाइना है। तो जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ है ना वर्ल्ड की, ये बड़ी संकट में आ जाएगी। और ताइवान ने भारत के साथ एक प्रॉमिस भी किया हुआ है कि वो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब बहुत ही इंडिया के लिए भी चिंता का विषय है, और हमारे बगल में ये चीज़ हो रही है तो और चिंता का विषय है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है, अ लॉट इज एट स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज। ये क्या है? ये आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी शेख हसीना जी जो हैं वो भारत विजिट पे आई हैं, ठीक है। अब क्या है पूरा मामला, इसको भी समझते हैं। चलिए थोड़ा सा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स थे, आपको समझ में आया। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम आंकड़ा देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश के लिए वो $8.2 बिलियन का था, और इंपोर्ट जो है वो $1.26 बिलियन का था, ठीक है। कनेक्टिविटी क्या है? तो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि एक रेलवे लिंक बनी है हल्दीबारी इंडिया से चिलाहाटी बांग्लादेश तक। ऐसे बहुत सारी रेलवे लिंक जो हैं बिछी हुई हैं ऑलरेडी। जॉइंट एक्सरसाइजेज हमारी आर्मी करती हैं। एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो हमारी और बांग्लादेश की आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मिलान जो है हमारी नेवी एंड बांग्लादेश की नेवी की युद्धाभ्यास है, ठीक है, एक्सरसाइज है। तो ये दो नाम भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से मामले समझते हैं जो चिंता का विषय है, बांग्लादेश और इंडिया जहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं खड़े दिखते हैं। पहला है 2011 के अंदर इंटरिम डील हुई थी, एम्स टू शेयर द तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अबाउट 42.5% एंड 37.5% रेस्पेक्टिवली, कि भाई 42.5% हम रखेंगे, 37.5% जो है वो बांग्लादेश रखेगी। लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हुआ है, और उसके बाद से ये जो ट्रीटी है ना ये साइन नहीं हो पाई, ठंडे बस्ते में है। तो ये बांग्लादेश चाहता है कि जल्द से जल्द हो। द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, बांग्लादेश से काफ़ी सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं, रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो रहते हैं, इवन दिल्ली में भी ये लोग रहते हैं। अभी जब एनआरसी हो रहा था आसाम में तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया था कि भाई आप ये कर रहे हो कि कल को जो इलीगल बांग्लादेशी होंगे आप उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करोगे, तो ये वाली बात थी। चाइना फैक्टर इज ऑल्सो देयर, बांग्लादेश इज एक्टिव पार्टनर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश इज अ मेजर रिसिप्टेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री इन्वेंट्री इंक्लूडिंग सबमरीन्स। कुछ और भी इशूज़ हैं जैसे कि आर्म डकैती जो है बॉर्डर के एरियाज़ में होती है, स्मगलिंग हो रही है, इलीगल माइग्रेंट्स को वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, और वहाँ से जो बहुत सारे लोग आते हैं ना यहाँ पे आके क्राइम बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने लोगों को देखा होगा, एक टर्म होती है वीड और ये सब यूज़ करते हैं, है ना। आजकल की यूथ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में ऐसा मैंने सुना था कहीं से कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो वीड का धंधा है बेचने वेचने का, ये जो बांग्लादेश के लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं जो कॉलोनियों में गलियों में, वही लोग करते हैं। तो ऐसा मैंने सुना था, पता तो है नहीं, लेकिन ये भी है। तो क्राइम भी बहुत ज़्यादा इनकी वजह से यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश इज ऑल्सो अपोजिंग इंडियाज प्रपोज तपईमुख डैम ऑन द बराक रिवर इन मणिपुर एंड इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बाय इंडिया। तो बांग्लादेश को इस पर भी दिक्कत है। तो इन सब मुद्दों पे दोनों कंट्री को साथ पे आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट। तो ये क्या है? आर्टिकल तो देखो कुछ भी कहे, अपने को उससे क्या मामला करना है। पॉक्सो पे रिलेटेड ये एक मामला आया है, थोड़ा सा न्यूज़ टाइप का था, तो मैंने कहा लेट्स शेयर विद ऑल ऑफ यू। अगस्त 2 के अंदर रामा बंदे रामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेश करी है, जिसमें एक लड़की के पापा के द्वारा एक आरोप लगाया गया था लड़के के ऊपर कि उसने उनकी बेटी को रेप किया है, किडनैप किया है, अंडर आईपीसी के जो धाराएं होती हैं एंड पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत, क्योंकि वो 17 साल की थी उस समय।
तब राइटर अब फिर इस पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने इस पे ये बोला क्योंकि वो लड़की ने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो भी हुआ वो कॉन्सेंसुअल हुआ, उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से शादी करी जब मैं 18 की हो गई और आज हमें बच्चा भी है। तो फिर इस पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो लड़के के फेवर में दिया और ये कहा कि इफ द कोर्ट वुड शट डोर्स टू द कपल हु आर मैरिड एंड ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड, द एंटायर प्रोसीडिंग वुड रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इसीलिए फिर यहाँ पे इनके फेवर में वर्डिक्ट दिया। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल इन्होंने लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे पढ़ लेना। IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद श्रीलंका, तो ये एक आर्टिकल है। आपको पता है कि IMF जो है वो रेडी हुआ है देने के लिए, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, मैंने लास्ट सेशन में आपको ये चीज़ बताई थी। आई होप आप लोगों को अभी तक याद होगी। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है ये दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो केरला का लोकायुक्त कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है केरला की लोकायुक्त कंट्रोवर्सी। पूरा का पूरा मैटर जो है ना पूरा डिटेल में देखेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से अपना सारा फोकस जो है अब इस मुद्दे के ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हुआ क्या है, केरला के अंदर अमेंडमेंट आ रहा है लोकायुक्त एक्ट ऑफ केरला के थ्रू। केरला के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा है लोकायुक्त एक्ट ऑफ केरला के अंदर विथ एन ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी जा रही है वहां की सरकार के द्वारा, जिसका काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भैया ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों ला रहे हो। अब इस पे हम आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त का। तो लोकपाल जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहां पे लोकपाल होता है। लोकायुक्त मतलब जहां जहां स्टेट्स पे ये चीजें होती हैं। आपको ये लग रहा होगा कि जब अन्ना हजारे जी वाला आंदोलन हुआ था तब पहली बार लोकपाल लोकायुक्त टर्म आई थी, बट ऐसा नहीं है। पहली बार मोरारजी देसाई के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जब हुई थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहली बार इस टर्म का यूज किया था 1966 के अंदर, कि जो ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इनको देखने के लिए कोई होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन है। और धीरे धीरे करते हुए फर्स्ट बिल ऑन लोकपाल जो है वो लोकसभा के अंदर 1968 में आया, जो कि फिर लैप्स हो गया डिस्कशन के दौरान। और उसके बाद कई सारे बिल आए, लेकिन हर बार जो है ये लैप्स होते गए। फिर ये आग कब पकड़ी, ये आग पकड़ी जब अन्ना हजारे जी वाला आंदोलन हुआ था, जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल जी भी थे। तो 45 ईयर्स के बाद पार्लियामेंट ने 2013 के अंदर इस बिल को पास किया था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब पास हुआ तभी ये वर्किंग में आया। देयर वर सम स्टेट जहां पे ये पहले से था, उस पर भी हम आएंगे। क्यों लोकपाल जो है वो और किसी भी करप्शन की ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग है, क्योंकि लोकपाल के अंदर ना 8 में से 4 लोग तो जजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये जुडिशियल मेंबर की वजह से ना इसकी भाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर लोकपाल के अंदर ना एक इंक्वायरिंग विंग होती है, एक प्रोसिक्यूशन विंग होती है। इंक्वायरिंग विंग इंक्वायर करती है, प्रोसिक्यूशन विंग का काम होता है कि सारी चीज़ें मिलने के बाद स्पेशल कोर्ट में मामला जो है वो फाइल कर दिया जाए। पर ये चीज़ ध्यान से समझना कि लोकपाल जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फैसला सुनाने वाली एजेंसी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो महाराष्ट्र में 1971 से एंड केरला में 1999 से लोकायुक्त जो है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश थे। अब जो मामला है केरला में क्या है वो भी समझते हैं। सेक्शन 14 ऑफ केरला के अंदर जो लोकपाल एक्ट है उसमें चेंज किया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है थ्रू एन ऑर्डिनेंस। क्या था सेक्शन 14 ऑफ द केरला लोकपाल एक्ट, चलिए समझते हैं। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट विच हैज नाउ बीन अमेंडेड सेड दैट इफ द लोकायुक्त इज सेटिस्फाइड on the complaint against the public servant being substantiated that he should not continue to hold the post held by him, he shall make a declaration to the effect in his report to the competent authority who shall accept it and act upon it। अब इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट है चीफ मिनिस्टर। इसके ऊपर जो लोकपाल वाली बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज करप्ट, इनको हटाओ। तो इन्होंने जो है गवर्नर को रिकमेंडेशन भेजी कि इसको हटाओ। अब जो है ना इस एक्ट के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है ना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इस बंदे को हटाना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। यहीं पे ये जो सेक्शन 14 है ना इस पे क्वेश्चन आता है और इसी के लिए इसको अमेंड किया जा रहा है, इसको चेंज किया जा रहा है। अब इसमें देखिए बहुत सारी डिबेट हो रही है, गलत है सही है सारी चीजें, लेकिन एक बात बहुत ही साफ है जो आपको समझनी होगी। क्या इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी के पास ये अधिकार है कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकती है?
गवर्नर जो होते हैं वो आर्टिकल 164 के थ्रू आपके चीफ मिनिस्टर, उनके पास पावर होती है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर को हटाने का तरीका क्या होता है? सिंपल है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली हटाए। सरकारी कमीशन क्या कहती है? यही कहती है। लेकिन इस एक्ट के थ्रू तो ये हो रहा है कि भैया अगर लोकपाल ने कह दिया तो आपको सुनना पड़ेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो मेंबर्स होते हैं इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, हाउ कैन दे बी पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट तो डिफरेंट है। तो ये वाला एक इशू है। इसके अलावा सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर जो है लोकायुक्त ने कोई रिपोर्ट भेजी और उसके बाद जो है मामला जब आगे गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फैसला ले लिया, अब लोकायुक्त चाहे तो वो अपने केस को क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भैया ये लोकपाल कौन होते हैं, लोकायुक्त कौन होते हैं केस को क्लोज करने वाले? इसके लिए तो स्पेशल कोर्ट बैठनी थी। तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है और ये है पूरा मामला। तो वो इतना इसका हाइप बना देते हैं ना, जो लोगों को फिर लगता है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है। एक दुख की न्यूज ये है कि साइरस मिस्ट्री किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्ट्री का देहांत हो गया है। ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, चलिए। कैब ड्राइवर अरेस्टेड फॉर मास्टरबेटिंग इनसाइड अ कार। ऐसी कुछ न्यूज़ हमारे देश में डेली निकल रही हो जिनको पढ़ के ना मुझे बड़ा दुख होता है। कल भी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, वो ट्रेन वाली, और आज ये एक न्यूज़ देखिए। 2 फॉरेनर जो हैं, इंडियन बेस्ड हैं या फॉरेन बेस्ड हैं, लंदन से जो है इंडिया आई थी, 4 घंटे में दे वेंट बैक। 4 घंटे में दे वेंट बैक। वो दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, गुड़गांव, रास्ते में ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ से वो उतरी, उसके बाद फिर वो वापस चली गई 4 घंटे के अंदर टिकट करा के अपने यहाँ। तो इंडिया की इमेज एक तो वर्ल्ड लेवल पे क्या बन रही है वो देखिए। ये माखन लाल इनका नाम है, इन्होंने इस तरीके का इंसिडेंट किया है, अब इनके ऊपर केस भी फाइल हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें जब देखते हैं ना तब लगता है कि आज की भी डेट में हम लोग देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हैं और सब कुछ बहुत सही है, इक्वलिटी की भी हम बात करते हैं और लड़कियों को, महिलाओं को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन पहले ना इस सोसाइटी में जब इस तरीके की जब लोगों की कहानी सुनने को मिलती है ना, तब मन में फिर अपने परिवारजनों के लिए, अपने लोगों के लिए डर लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं सोसाइटी में हो रही हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यही है कि ऐसे लोगों को या फिर इस तरीके की चीज़ों को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नहीं, एक पहले सोचते थे कानून हल्का है, कानून को खतरनाक कर दो, मर्डर कर दो, ये सबको सजा दे दो, फांसी की सजा दे दो, पर वो तो है ना, तब भी लोग कर रहे हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम है। फिर इसके लिए सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है। प्लस मेरे को तो ऐसा लगता है कि आम जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान रखिए। कभी भी अपने ज़िंदगी में सामने कुछ भी कोई गलत होते हुए देख रहे हैं ना, चुप मत रहिए, बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे ना, दुनिया में कोई भी आपके लिए आके नहीं बोलेगा। आप अपने लिए भी बोलो और दूसरों के लिए भी बोलो। जैसे कि मैंने आपको वो वीडियो वायरल हो रहा है एक ओल्ड लेडी का, मैंने बताया था कि उसको मारा जा रहा था। मैं कह रहा हूँ चाहे वो गलत हो तब भी क्या मारना जायज़ था? नहीं था ना। तो लोगों को बोलना चाहिए। लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? लोग डर रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के बंदे ये वो। लेकिन जब 50 लोग खड़े होकर वहाँ पे बोलते हैं ना, तो भले चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होते या कोई भी होता, वो भी बात सुनता आपकी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब कोई भी यहाँ पे गलती करता है तो अगर आप कोई किसी को कुछ बोलेगा तो लोग सुनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भीड़ में ताकत होती है। आप कोई गलत करेगा उसको टोकोगे तो बहुत सही है, तो वो चीज़ करा करो। ठीक है। नेहरू ट्रॉफी हैट्रिक फॉर क्लब। तो यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी जो है ये बोट रेस होती है। ये किसने जीता है इस बार? तो महादेवी कटिल तेक्केतिल चुंदन रेसिंग द विक्ट्री एट द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, अब मुझे नाम इनका पढ़ना नहीं आ रहा है, पर आप ये ध्यान रख लो कि पलतरुथी बोट क्लब 68 एडिशन था इनका। ठीक है, चलिए। चिली वोट्स ऑन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन। चिली का वोट डल रहा है प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तैयार किया है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, इंडिजियस कम्युनिटी के राइट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। जनरल ऑगस्टा पिनोचेट का 41 साल पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्लेस हो जाएगा अगर चिली ने वोट दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। गाइज इफ़ यू वांट, आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, परचेज द कोर्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।